Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। जिस गठबंधन के दम पर विपक्ष 2019 की जंग जीतने का ख्वाब संजो रहा है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुलकर ललकार रहे हैं। पीएम मोदी ने तो महागठबंधन पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए कहा कि महागठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ खुद को जिंदा रखने की एक कोशिश है और ये जनता की उम्मीदों के लिए नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए है। तो उधर अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इस महागठबंधन को चारों खाने चित कर दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद के एक बयान से महागठबंधन पर सवाल खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बौना दिखाने की कोशिश कर रही है, यानी छोटा दिखाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल यह है, क्या वाकई विपक्ष का गठबंधन बेमेल है जैसा कि पीएम मोदी का आरोप है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तेल, पानी और गैस, कहीं ना कहीं कहानी वहीं अटकी पड़ी है। बेमेल गठबंधन से कैसे होगा बेड़ा पार? आज का आर पार इसी पर। महागठबंधन तेल और पानी के मेल जैसा। इसमें न तेल काम का बचेगा न पानी। महागठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है बल्कि ये खुद को जिंदा रखने की एक कोशिश है। महागठबंधन जनता की उम्मीदों के लिए नहीं बल्कि निजी स्वार्थ के लिए है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो चुनावों के बाद अलग अलग हो जाएंगे या फिर पहले ही। पहले पीएम मोदी ने किया महागठबंधन पर प्रहार, फिर किया अमित शाह ने प्रहार। 2017 में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे तो दो लड़कों ने हाथ मिलाया था, तब हमने 300 से अधिक सीटें जीती। इस बार तीनों मिल जाएंगे तो भी हम 74 से कम 74 सीट लाएंगे। और फिर हुआ विपक्ष का जोरदार पलटवार। आपकी विजन 2022 की हो वो मायने नहीं रखती। आप इस कुर्सी पर 2019 तक हैं। पिछले 4 साल की आप बता नहीं पा रहे। आप और महीने मांग रहे हो और किससे मांग रहे हो? मांग क्या रहे हो? दे दिया आपने अपने आप को। प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं, उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। 2004 में भी महागठबंधन बना था, अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं। एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन होगा और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। अमित शाह जी अगर मुगालते में रहना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा ऑल द बेस्ट। मुगालता तो और एक किस्म का अहंकार आएंगे जाएंगे। इतना जान लीजिए कि सिर्फ दल इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, अवाम इकट्ठा हो रही है। लेकिन बात सिर्फ पीएम मोदी के वार और अमित शाह के दावे की नहीं है। जरा कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद का वक्तव्य भी सुन लीजिए। अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन से बाहर रखा गया तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। हर एक का कुछ ना कुछ योगदान है, कांग्रेस का भी कुछ योगदान है। कितना वजन देता है ये आपस में बातचीत में ये बात स्पष्ट होगी। तो क्या वाकई पीएम मोदी की बातों में दम है? क्या वाकई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वाले अंदाज में जबरदस्ती गठबंधन की कोशिश हो रही है? और क्या 2019 में यह गठबंधन मोदी के मुकाबले में टिक पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बेमेल गठबंधन से कैसे होगा बेड़ा पार? तो आइए विश्लेषण सुन लेते हैं। महागठबंधन को पीएम मोदी ने कहा पानी तेल जैसा बेमेल संगम। उसके बाद महागठबंधन के महारथियों को मोदी शाह की खुली ललकार। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में महागठबंधन को मात मिली है, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो राज्यसभा में। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बौना दिखाने का डर सता रहा है, जैसा सलमान खुर्शीद ने कहा। और जो प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा करा, महागठबंधन देश की जरूरत है या ये निजी स्वार्थ के लिए है? इसी सवाल से इस डिबेट को हम ओपन करते हैं और मेरे साथ कई धुरंधर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुदीन भदौरिया हैं इस डिबेट के अंदर, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर, और साथ ही
राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश प्रताप सिंह है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ सुदीन भदौरिया है, प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी के और वरिष्ठ नेता भी हैं, और शेष नारायण सिंह है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं बिना लाग लपेट के इस डिबेट को ओपन करता हूं, और अखिलेश जी इस डिबेट को ओपन आप ही से करता हूं। सवाल बहुत सीधा पूछता हूं। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें सीधे तौर पर कहा कि ये महागठबंधन जो है ये बेमेल गठबंधन है, निजी स्वार्थ के लिए है, और तेल और पानी जैसा गठबंधन है। जैसा तेल और पानी का हाल होता है गठबंधन के बाद, वही हाल इन महागठबंधन के दलों का होने वाला है। तो क्या इसी वजह से राहुल गांधी को आज गैस याद आ गई, तेल पानी से ही? देखिए, माननीय मोदी जी के जो विज्ञान का ज्ञान है वो नासा वाले हमको लग रहा है लेके चले जाएंगे इस देश से उनको, क्योंकि तेल गैस पानी के जो आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने नौजवानों के लिए नाले के गटर से एक गैस बना करके पकौड़ा तलने की विधि बता दी, और किसानों के लिए किचन के कचरे से गैस बना के ट्रैक्टर के ट्यूब में भर के पंपिंग सेट बनाने की विधि बना दी। अब तो इतना ज्ञान, अगर अब इतना विज्ञान का ज्ञान है तो नासा वाले भी अवश्य ढूंढ रहे होंगे, और उनको इतना आभास, जो इसके पास इतना ज्ञान है उसे ये अवश्य आभास है कि कांग्रेस का जो यूपीए का गठबंधन है वो सत्ता में आने जा रहा है, इसलिए वो परेशान है। अरे भाई, किसी तरह का भी गठबंधन हो तो आप क्यों परेशान क्यों हैं? आप कह रहे हैं यूपीए का जो गठबंधन है वो सत्ता में आने जा रहा है। अखिलेश जी, गठबंधन उनका गठबंधन तो इतना पवित्र है कि उनके यार भाग गए, कई अलायंस जो उनके पार्टनर थे भाग गए। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हर जगह उनके अलायंस उनका साथ छोड़ के भाग रहे हैं। उनके पार्टी के लोग उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गठबंधन पे साल महीनों बहस हो जाती है, टोटी पे भी नेशनल लेवल पे बहस हो जाती है, प्राइम टाइम पे। लाखों करोड़ों रुपए का राफेल घोटाला है, उस पर बहस नहीं होगा, टोटी पे बहस हुआ है। शायद आपने शुक्रवार का आर-पार का एडिशन देखा नहीं। आपके वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी के उसमें राफेल पे डिबेट हुई थी और बीजेपी से संबित पात्र थे। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी जानकारी के लिए दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है सर, कभी कभार हो गया, लेकिन एक साल से सिर्फ महागठबंधन पे बहस हो रही है। अच्छा ठीक है, ओके डॉक्टर सुधांशु करोड़ रुपए में डायरेक्ट मोदी जी इन्वॉल्व है, राफेल पे नहीं होगी। ओके सुधांशु, कोटी से जुड़ा मामला है, आप ब्रीफ लेकर आए, आपको क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये इस पे बहस नहीं होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि परेशान है मोदी जी ये यूपीए से। ओके, जवाब सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, राफेल की भी बात कर रहे हैं, और तेल और पानी की तो बात प्रधानमंत्री ने करी, लेकिन गैस की बात राहुल गांधी ने कर दी। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी खलबली है, या फिर कई बार ऐसा कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा होता है? सुधांशु, देखिए, किसमें खलबली है ये तो उसी दिन साबित हो गया था कि जब संसद के पटल पर राहुल गांधी जी बोले थे और शाम होते होते फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया था। बाकी सब तो हवाई चले रहा है। वो तो हवाई जहाज पर हवाई आरोपों का एक हवाई किला बनाकर ये सोच रहे हैं कि 2019 में कुछ कर ले जाएंगे, तो ये खाम ख्याली है। फैक्ट तो ये है, संसद ने बोला, फ्रांस की सरकार ने खंडन कर दिया, उसके बाद कोई विषय नहीं रह जाता है। आप दूसरी महागठबंधन की बात पे आते हैं। महागठबंधन पे हम कहाँ कमेंट कर रहे हैं? महागठबंधन पे कमेंट तो महागठबंधन के अंदर से आ रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने को तैयार हूं। वैसे वहां विषय तो मुख्यमंत्री था और रह गया आपका उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं था। उसके बाद इस हार पाने के लिए इफ्तार की दावत भी दे दी। मगर चाहे शरद पवार जी हो या ममता जी हो, अखिलेश जी हो या मायावती जी हो, सिर्फ देवगौड़ा जी को छोड़कर कोई नहीं मिला। अब देखिए गठबंधन की हकीकत। लास्ट में मजबूरी का नाम राहुल गांधी, उन्होंने कह दिया कोई भी मिल जाए हम उसको समर्थन करने को तैयार हैं। और तो और उनकी एक संभावित सहयोगी ने कह दिया कि हम देश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहते हैं। अब देखिए, कोई भी मिल जाए नेतृत्व के लिए, मजबूर सरकार होनी चाहिए ताकि भरपूर कमाई होती है, और उसके बाद कहेंगे एक सकारात्मक गठबंधन है। आज किसी से पूछ लीजिए, गठबंधन के नीति के बारे में और नेतृत्व के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, नियत एकदम साफ है कि भाजपा को हटाकर अपनी झोली भरनी है। तेल और पानी पर आप क्या बोलते हैं? तेल और पानी पर आप क्या बोलते हैं? देखिए अमित जी, कितने डरे हुए लोग हैं ये बीजेपी के लोग। अपने इनके अलायंस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, ना करें, हमें अच्छा ना करें। पार्लियामेंट में
पहली बार भारत के इतिहास में जो हुआ, दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य को सीज किया, स्पंज किया गया प्रधानमंत्री के वक्तव्य को। प्रधानमंत्री जिस तरह से वैज्ञानिकों के सामने नॉन फ्यूल एनर्जी पे बता रहे हैं कि नाले से गैस बना के पकौड़ा तलने, ये सब बातों को। दूसरी महत्वपूर्ण विषय, जब बहस हो रही थी नो कॉन्फिडेंस का, अपोजिशन से राहुल जी ने तमाम तथ्यात्मक आरोप एकदम स्पष्ट रूप से लगाए, लेकिन पहला असर था कि एक प्रधानमंत्री विपक्ष को नहीं घेर रहा था, विपक्ष पर आरोप नहीं लगा रहा था, मस्खरी कर रहा था, ऐसे 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 क्या क्या करके। जब अवसर होता है कि नेता सदन अपनी उपलब्धियों के ऊपर विपक्ष पे प्रहार करता है, लेकिन जब उपलब्धियां होंगी तभी तो प्रहार करेगा जी। उपलब्धियां क्या हैं? राफेल है, तमाम इनके मिनिस्टरों के घोटाले हैं, हर प्रदेशों में घोटाले हैं, अपराध हैं, महिलाओं से दुराचार बलात्कार के साथ लोग खड़े हैं। अखिलेश जी आपने बोली ओके, मस्करी कर रहे थे प्रधानमंत्री। अभी नहीं देखिए, दुराचार में मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा को रखना चाहिए। सुधांशु जवाब। तेल पानी क्यों बोला प्रधानमंत्री ने? देखिए, भाषण खत्म होने के बाद मनोरंजक कृत्य के साथ गले पड़कर बाद में आंख मारने की घटना करने वाले लोगों को यह लगता है कि वो सदन की मर्यादा बढ़ा रहे थे। अरे साहब, तेल और पानी पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप लोगों को उस हकीकत का अंदाजा नहीं है कि टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है। सोलर एनर्जी मोदी जी लाए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बना, और तेल और पानी, अरे नागपुर शहर में टॉयलेट के पानी से बसें चल रही हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और रिसाइक्लेबल एनर्जी के बारे में इतनी हर संसद के सत्र के बाद विदेश जाते हैं राहुल गांधी जी, मगर कुछ उनके समझ में नहीं आता है, क्योंकि पता नहीं, वो कहते हैं ना, मैं ध्यान करने गया था, मैं ज्ञान प्राप्त करने गया था। इतने बार विदेश जाते हैं तब भी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता है। और आकर आप यहाँ के आके क्या बोलते हैं, आलू की फैक्ट्री और आलू से सोना बनाना। इसलिए उनके द्वारा की गई किसी बात को मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार से कुछ गंभीरता से लेना चाहिए। और देखिए अखिलेश जी क्या करें, नासा, अरे साहब नासा एनर्जी पे काम नहीं करता है, नासा अंतरिक्ष विज्ञान पे काम करता है। उसका फुल फॉर्म है विज्ञान और ज्ञान की बात हो गई। अब देखिए कांग्रेस का ज्ञान दिखता है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम नहीं करता जनाब, ना एनर्जी पे काम करता है, वो अंतरिक्ष पे काम करता है। मिसाइल फ्यूल में ले जाएंगे, मिसाइल नहीं। अब मैं सुधीर भदौरिया को डिबेट में लेके आना चाहता हूं। 8 मिनट हो गए डिबेट को शुरू हुए और आप दोनों को भरपूर मौका मिला, आप दोनों ने अपनी बात रखी। भदौरिया साहब, आप कांग्रेस के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं कि सलमान खुर्शीद को कहना पड़ रहा है कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बौना ना समझे? क्या कर रहे हैं आप लोग ऐसा कि कांग्रेस को छोटा महसूस हो रहा है, सलमान खुर्शीद को ऐसा लग रहा है? देखिए, वो इसका उत्तर तो हम नहीं जानते। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता लोग हैं या सलमान खुर्शीद हैं या किस संदर्भ में उन्होंने क्या बात कही मैंने नहीं सुनी, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं आज की जो आपकी मूल बहस है, अरे वो मैं आपको संदर्भ समझाई देता हूं, ने और अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में जो कहा है, सुधीन जी संदर्भ में आपको समझा देता हूं, जो आप कम सीटें दे रहे हैं ना उनको, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की हैसियत नहीं है, उस पर कह रहे हैं। जो आप कम सीटें दे रहे हैं उस पर उन्होंने बोला, संदर्भ भी है। ये आपको जानकारी होगी या उनको जानकारी होगी? देखिए, ये जानकारियां आप तक होंगी या उन तक होंगी। मैं जो जानता हूं, ये जो देश का चुनाव है 2019 का, ये हो रहा है 2014 के पृष्ठभूमि में। 2014 में मोदी जी ने वादा किया था और फिर 2015 से वो वादा खिलाफी शुरू कर दी। बेरोजगारों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, कहा हम 10 करोड़ रोजगार दे देंगे अपने 5 साल पूरे होने पर देश के अंदर हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या विकराल बढ़ती चली जा रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, चाहे कठुआ हो, चाहे आप देखें उन्नाव हो, चाहे इनके मुजफ्फरपुर हो, देवरिया हो, लगातार महिलाओं का हो रहा है। ऊना की घटना तो दलितों का उत्पीड़न पूरा देश ने देखा, लिंचिंग देखी, हर मोर्चे पर। अब आ गए कि पानी और तेल। अरे भाई, पानी और तेल पर आप बोल रहे हो, गंदे पानी से ये कह रहे हैं कि हमने गटर के पानी से हम देश चलाएंगे। गटर का पानी तो इन्होंने गंगा में प्रवेश करा दिया। कहते थे हम गंगा की सफाई करेंगे और सारा गटर का पानी गंगा में प्रवेश करा दिया और गंगा प्रदूषित कर दी।
तेल महंगा होता चला जा रहा है। हर मोर्चे पर मोदी जी विफल हैं। और मैं आपको एक चीज और बतला दूं, ये चुनाव हो रहा है विचार बंधन का। इस बार वो ताकतें एकजुट होंगी जो संविधान में यकीन करती हैं। इन लोगों का न गुरु गोलवलकर का यकीन था संविधान में, ठीक है, न मोदी जी का यकीन है। अभी यहां पर दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई, संविधान की प्रतियां जलाई गई। ये लोग इस देश से किसने जलाई? बीजेपी ने जलाई क्या संविधान की प्रतियां? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जलाई क्या संविधान की प्रतियां? मोहन भागवत ने बिहार में बोला और इन्होंने यहां पर प्रतियां जला के ये साबित किया। इनके कुछ लोग जो इनके विचार अच्छा, वाले एक बात लोग बताइए हैं, सुदीन भदौरिया, नौजवान सुदीन लोग, भदौरिया, एक उन सेकंड लोगों ने प्रतियां जलाई मिस्टर हैं। भदौरिया, एक तो देश देख अब हो गए रहा 2 है, मिनट हो गए आपको देश बोलते देख रहा है। मिस्टर भदौरिया, और अपनी इसलिए वाणी को विराम भी इस देना बार पड़ेगा। का दरवाजा भदौरिया दिखाया साहब, जाएगा। 2 मिनट हो गए। अच्छा, ये बात बताइए, जो मायावती कह रही थी कि मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, वो भी इसी का हिस्सा है। सही कह रहे हैं आप। क्या ये मजबूर लोगों का गठबंधन है? क्या ये माना जाए मजबूत मोदी को हटाने के लिए ये मजबूर लोगों का गठबंधन है? ये वैचारिक तौर पर उनको हम मजबूर करेंगे, पूंजीपतियों को घुटना टेकने के लिए किसानों और बेरोजगारों के सामने हम मजबूर कर देंगे। इन लोगों को जो लिंचिंग करते हैं, हम देश चलाएंगे बाबा साहब के विचार से। देखिए, अब आपका इंडस्ट्रीज को गाली देना बंद हो गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। तुम्हें हमने जो विचार सीखे उससे चलाएंगे। शेष जी, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शेष जी 1 सेकंड रुकिए। ओके सुधांशु, 40 सेकंड में सुदीन भदौरिया की बात का जवाब। सुधांशु 40 सेकंड में। देखिए, मैं बिंदुवार जवाब दे देता हूं सिर्फ 2-3 वाक्य में। भैया भदौरिया जी, अगर गटर का सारा पानी हमारे जमाने में गंगा में चला गया तो ये राजीव गांधी जी के जमाने में गंगा सफाई अभियान काहे शुरू हो गया था? इसलिए मेरा मानना है कि वरिष्ठ नेताओं को यह तथ्य के साथ बोलना चाहिए। दूसरी बात, मजबूत और मजबूर पर जो वो बोले हैं ना, उससे हिंदी की वो कहावत साफ हो जाती है, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। ये खाने के लिए मजबूर सरकार चाहिए और दिखाने के लिए कह रहे हैं हम फला को मजबूर कर देंगे, ढीमा को मजबूर कर देंगे। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो इस संविधान बनाया, इस राष्ट्र का निर्माण करते समय पूछना चाहता हूं, क्या वो मजबूत भारत चाहते थे या वो मजबूर भारत चाहते थे? क्या वो ऐसा भारत चाहते थे जिसमें हर आदमी समान हो या नेता लोग अपने बुत बनाएं? मैं बताऊंगा। वो ऐसा भारत चाहते थे जिसमें हर गरीब के पास धन पहुंचे, या ऐसा भारत जिसमें गरीबों के नाम पर राजनीति करने वालों के पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति हो जाए? बोला। ठीक है, ओके। अब मैं शेष जी की बात शेष जी, ये तेल पानी मुस्लिम आरक्षण का विरोध किया और मायावती कहती है मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। बाबा साहब के सारे मिशन के विपरीत जाकर दलितों की भावनाओं के साथ मजाक कर रही है। आप दोनों ने अपनी बात कर ली। शेष जी, मैं आपकी बात आता हूं और बहुत दो टूक सवाल पूछता हूं। एक, तेल, पानी और गैस, इस पर 2019 की कहानी निर्धारित करने की कोशिश है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन की तुलना करी है, उसको आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, महागठबंधन तो प्रधानमंत्री को चाहिए, विपक्ष का गठबंधन होगा तभी हमला धारदार होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि जो वो कह रहे हैं श्रीमान जी खुर्शीद साहब, तो गठबंधन तो कहीं है नहीं। अभी वो इस जनरल पार्टी है और मायावती जी तो कह रही थी इनको बाहर ही रखो, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो गठबंधन नहीं है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो क्या कांग्रेस को हल्का करके आंक रहे हैं? नहीं, कांग्रेस यूपी में हल्की है, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो खुद वो लोग भी मान रहे हैं। मेरे अखिलेश बाबू यहाँ बैठे हैं और वो कांग्रेस की हैसियत थी साहब, 85 सीट, सारी सीटें कांग्रेस की होती थी और आज कांग्रेस की 2 सीटें हैं। तो वो रियलिटी, वो दिक्कत नहीं है। देखिए, इस चुनाव के मुद्दे होने जा रहे हैं कि ये लोग जीतेंगे, जो लोग भी विपक्ष में हैं, इनकी अपनी बहादुरी से नहीं। न गोरखपुर ये जीते हैं और न ये फूलपुर जीते हैं। मायावती गई ही नहीं, वो भी नहीं गए, लेकिन बीजेपी हारी है। बीजेपी हारी क्यों? उसके कारण सुधांशु त्रिवेदी बेहतर जानते हैं। 2019 में भी अगर इनके 4 साल के या 5 साल के परफॉर्मेंस को, जैसा मोदी जी ने यहाँ गिनाया है, अगर जनता ने इस पर विश्वास किया तो मोदी जी जीतेंगे। लेकिन अगर जनता ने विश्वास न किया तो गठबंधन हो या न गठबंधन हो, मोदी जी अगर हारेंगे तो ये लोग अपने आप जीत जाएंगे। बिल्कुल, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, बहुत वैलिड पॉइंट है। राजीव रंजन मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और अखिलेश प्रताप सिंह के पास सीधा जाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। एक अंतराल के बाद आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि आज आर पार में ये बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ शेष नारायण सिंह स्टूडियोज में है, मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, सुदीन भदौरिया और राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं इस समय पटना से, प्रवक्ता जेडीयू के। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। अखिलेश जी, पहले एक बार फिर आप ही के पास आता हूं और बहुत संक्षेप में इस बात का जवाब जानना चाहूंगा। जो बात शेष नारायण सिंह ने बोली, आपकी हैसियत उत्तर प्रदेश में कमजोर है, इसीलिए आपको बौना आंका जा रहा है। जो पीड़ा सलमान खुर्शीद की जुबान पर आ गई। देखिए, जो राजनीति में किसी को बौना आंकता है, हम उसे बहुत समझदार राजनीतिक नहीं समझते हैं। 9 सीटें थी बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में, 73 आई हैं। जब हमको 15 सीट भी नहीं दे रहे थे समाजवादी पार्टी, इसके पहले के चुनाव में लोकसभा में 22 जीत के आए थे। मैं अभी 40 नाम ऐसे गिना दूं, 35 से 40 कांग्रेस के प्रत्याशियों का, कि जो जिनसे ही कोई लड़ेगा। अगर आप कहें तो समय दें तो मैं गिना सकता हूं, नाम गिना सकता हूं। नहीं, आप 40 का नाम मत गिनाइए, लेकिन ये समझाइए समाजवादी पार्टी और मैं नाम गिना, वही लड़ाई में रहेंगे। सुनिए राजनीति में वही लड़ाई में रहेंगे। तो ये आंकना कि कौन कितने हैं, पर मोदी जी खुद हारे हुए हैं। ठीक है शेष जी, उनको इस बात का आभास है कि पहले तो गंगा मैया ने बुलाया था, कांग्रेस अब क्या करेंगे, वो खुद अपनी सीट नहीं लड़ेंगे। सुनिए बीजेपी, अरे हमारी तो छोड़िए, बीजेपी की बात करिए पहले। बीजेपी तो सर बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में है। कहां से बड़ी पार्टी है? 70 सालों में पहली बार आपके लिए होगी बड़ी पार्टी। नहीं, मेरे लिए बड़ी पार्टी नहीं है, मैं पॉलिटिकली बड़ी पार्टी की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में राज है भाई इनका। थोड़ा सा मुझे बात रखने दें। 71 सीटें लोकसभा में है। एक सेकंड शेष जी, कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड सर, इस बार है ना, तो फिर आ जाएंगे आपको बात करते हुए। ओके शेष नारायण सिंह, ठीक है सर, आप और बीजेपी बराबर है सर। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको इससे खुशी मिल रही है तो मिले 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड मैं दूंगा, 15 सेकंड दूंगा। शेष जी कुछ कहना चाहते हैं? 70 अखिलेश भाई सीटें आज हैं। अरे मैं 9 थी ना, 9 से आई है ना। नहीं, 9 क्या इससे फिर 9 नहीं जा सकती हैं क्या राजनीति में? नहीं, बिल्कुल सर, हो सकती है 9 क्या मानी हो सकती हैं। 70 के 70 फिर आएंगे। अरे मोदी जी हारेंगे, मोदी जी अगर वो मैंने लड़ते हैं तो, हालांकि वो भाग रहे हैं वहां से। अखिलेश जी, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, हम तो जो सुनते हैं आप लोगों के नेताओं के मुंह से। सुदीन जी की बड़ी नेता ने जब बातचीत शुरू की, अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को साथ लेने से बहुत फायदा होगा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जरूरत नहीं। मैं नाम गिना दे रहा हूँ ना, अब रुकिए, मैं नाम गिना रहा हूँ, रुकिए। अरे नहीं, नाम भैया, नाम का गिनाओगे आप? एक्सपोज मत करो। पड़रौना, हम पूरा से शुरू करते हैं। सुनिए, पड़रौना, अखिलेश यार ये क्या कर रहे हो भैया? फैजाबाद, मैं नाम गिना रहा हूँ। अरे आपका पक्का जीत गिने हम बैठे थे, क्या बात कर रहे हैं? आपकी जीत की गारंटी यहाँ इसी स्टूडियो में दी थी मैंने कि अखिलेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं, वहां हार गए। ये सब बातें मत करिए हमसे। ना, अखिलेश प्रताप सिंह से मजबूत कोई विधायक था और हम यहाँ ठेका लेके बैठे थे, यहाँ मुंह काला हुआ मेरा। ये सब बात मत करिए। नहीं, हमने कह दिया था अखिलेश जीत रहे हैं और नहीं जीते, तो ये सब मत करिए ना प्लीज। आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूँ यार, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आपने सही बात की। आज देश में मोदी जी का तो मैंने यही कहा आपसे, सुन लीजिए महाराज। हे प्रभु, आप मेरी बात सुनो। आपसे मेरी क्या दुश्मनी है भाई? हम तो आप ही की तारीफ कर रहे हैं। हमारा सीधा कहना है कि हम लोग जो सुनते हैं वही बताते हैं। मायावती जी से जब अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देते हैं, सुनिए, तो उन्होंने कहा भाई उनकी कोई जरूरत नहीं है, वही 2 दे दो जो तुम देते हो। तो ये एक सूचना थी जो मैंने शेयर कर दिया। आज की स्थिति ये है कि जो सलमान खुर्शीद हैं, आप बताइए जरा दिल पे हाथ रख के कि अगर इनको आपने अध्यक्ष न बनाया होता तो जिस दुर्दशा को कांग्रेस आज प्राप्त हुई है, क्या उसको प्राप्त होती? ये अपने चेला लेके घूमते थे और एक से एक बड़े नेताओं को, और उसमें आप भी शामिल हैं, ये श्रीमान जी इग्नोर करते थे। और आज ये जो प्रवचन कर रहे हैं तो उस पर हमने टिप्पणी की है भैया, मैंने किसी की भैंस नहीं खोल ली है। ठीक है। अब देखिए, अब सलमान खुर्शीद पर ये पूरी डिबेट नहीं है ना, मैं चाहता हूं कि सलमान खुर्शीद पर ये पूरी डिबेट निर्धारित हो, लेकिन सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, सुदीन भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब, क्या 2019 में आपका दांव मुसलमान आरक्षण पे भी है, जो बात मायावती ने बोली? और क्या उन मुस्लिमों को आरक्षण अब दलितों के कोटे से काट के देंगे 2019 के अंदर? जवाब दीजिए। देखिए, 2 बात। देखिए, आपने 2019 का जो प्रश्न किया उसके बारे में व्यापक तौर पे मैं आपको उत्तर देना चाहता हूं। एक तो 2019 का
2019 के अंदर हमने देख लिया उत्तर प्रदेश से वो हवा चल दी है, गोरखपुर में चली, फूलपुर में चली, उसके बाद जो है हमने देखा कैराना और नूरपुर में चली, और फिर कर्नाटक में जाके हमने सरकार भी सभी विपक्षी लोगों ने मिलकर बना दी। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि क्योंकि उन्होंने 2014 के एक भी वायदे नहीं किए, दलितों का उत्पीड़न तो किया ही किया, ऊना से लेके सहारनपुर तक, लगातार महिलाओं पर भी आपने देखा मैंने जो सवाल पूछा उसका कृपया करके जवाब देंगे। मायावती ने जो मुस्लिम आरक्षण की बात करी है, वो आरक्षण आप कहां चलाएंगे? क्या मुस्लिम आरक्षण आपका एजेंडा होगा 19 के अंदर? सवाल ये पूछा मैंने आपसे। मैं अब आप पर उसके आ जाता हूं। हाँ बताइए, सवाल तो यही था। देखिए एक चीज जान लीजिए, उस पर भी मैं आ जाता हूं जी। जो देखिए मैं आता हूं उस पर, जो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है हमारे संविधान, हमारी संसद के द्वारा दलितों को, और मंडल आयोग का जिसको हम लोगों ने संघर्ष करके हासिल लिया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, ये मंडल के खिलाफ थे, हम लोगों ने मंडल भी लिया। पर हम ये बतला दें, हम चाहते हैं कि मुस्लिम्स को, जो हमारे देश के बहुत काबिल वकील सच्चर साहब ने कहा था, इनकी भी बहुत स्थिति खराब है, हम चाहते हैं ये रहे, इसके बाद इनको भी मिले, और सवर्ण लोगों में भी बहन मायावती जी ने कहा है नहीं एक सेकंड, 50% की कैप है, आप मुसलमानों को आरक्षण भी देना चाहते हैं, ठीक है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी, नाउ इट इज एविडेंट ये बहुजन समाज पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, एक सेकंड, और दलित के साथ मिल जाए। अब ये कैसे करेंगे? फिर ये कहानी नहीं समझा पा रहे, लेकिन मैं राजीव रंजन आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी, 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। सुधांशु, रिप्लाई टू सुदीन भदौरिया। अमित जी, यदि हमने कोई काम नहीं किया होता, जैसा कि आदरणीय सुधींद्र भदौरिया जी कह रहे हैं, तो क्या महागठबंधन बनाने की जरूरत पड़ जाती? और उत्तर प्रदेश में तो वो मायावती जी और मुलायम सिंह जी जो एक दूसरे को जान से मरवाने का आरोप लगाते रहे, जानी दुश्मन हाथ मिला लेते। इसका मतलब काम मोदी सरकार ने इतना जबरदस्त किया था कि उन्हें लग रहा था कि अकेले खड़े होने पे तो क्या मेल था। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, बोलने दीजिए। कश्मीर में पीडीपी से क्या अभी अखिलेश जी बहुत कुछ बोल रहे थे। अरे कश्मीर में पीडीपी से क्या मेल था? बात का जवाब दे दो। अभी एक बात का जवाब पर आप इतना ज्यादा आक्रोशित हो गए, व्यथित हो गए। अरे भाई पीडीपी का जवाब दे दीजिए, फिर आप दीजिएगा बाकी जवाब। पहले ये बताइए, पीडीपी जो आपने अखिलेश जी ने कहा जिसने वो पटरौना से लेकर देवरिया से सब कुछ गिनाने लगे, क्यों उनके साथ हमने आपके साथ भी गठबंधन किया था जब आप तिलक तराजू तलवार का नारा देते थे। अब देखिए अखिलेश जी ने बोला था वो देवरिया पटरौना से गिराने लगे। अरे भैया मैं पूछता हूं कि ये बता दो कि अमेठी और रायबरेली में अगर समाजवादी पार्टी समर्थन न करे तो चुनाव जीत लेंगे? विधानसभा और नगर निगम के चुनाव उसकी बानगी दे रहे हैं। हम गोरखपुर हारे, हम फूलपुर हारे, मगर कांग्रेस की स्थिति क्या थी? जमानत जब्त। और उसके बाद देखिए कितना खुश हो रहे हैं कि मतलब आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। और रही बात इसकी, हम कैराना हारे कितने से? अरे सब मिलके, सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी मिलके हमें 50,000 से कम से हरा पाए। 44% वोट मिला भाजपा को, 51% का हमने लक्ष्य रखा है। 5 कदम की दूरी पे खड़े हैं, उसके बाद सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यह तभी संभव है जब प्रदेश की और देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार की नीतियों में आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है, और आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है और आप हाथ जोड़ते आ रहे हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा, दलितों को जो आरक्षण मिला था वो एएमयू और जामिया मिलिया से उस जमाने में छीना गया जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में आपने समर्थन दे रखा था। आपने चू से मुंह नहीं बोला। बताइए सुधीर भदौरिया, जवाब दीजिए। भदौरिया साहब जवाब 30 सेकंड आपके। सुधीर भदौरिया, सुधांशु को जवाब, फिर राजीव रंजन आपके पास आएंगे। देख लीजिए सुधीर भदौरिया। अरे भाई ये आप मुझसे कह रहे हैं, ये इनसे पूछिए। मोहन भागवत तो पूरे देश से ही खत्म कर देना चाहते हैं आरक्षण, और इनके जो मंत्री हैं गडकरी जी, उनसे पूछा गया, वो कह रहे हैं कि आरक्षण की जरूरत ही क्या है? जवाब दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम आरक्षण के विरोध में थे या नहीं? हाँ या ना? खत्म कर देना चाहते हैं।
तो बाबा का मिशन पूरा करने वाली मायावती का पक्ष में आ गई। ठीक है, मैं ले लेता हूं जवाब बाकी लोगों से भी। ठीक है, राजीव रंजन जी ने कहा क्या आरक्षण की जरूरत क्या है? राजीव रंजन जो प्रधानमंत्री ने मिस्टर भदौरिया होल्ड ऑन। राजीव रंजन, जो प्रधानमंत्री ने बोला ये महागठबंधन तेल और पानी जैसा बंधन है, इस जो तेल और पानी का मिश्रण के बाद हाल होता है वही इनका हाल होगा। उसके बाद मायावती खुलकर बोल रही है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे तब हम 19 में आ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले तो ये महागठबंधन मिस्टर इंडिया के जैसा दिखता है। वो बहुत ही पॉपुलर मूवी थी, ये कभी दिखता ही नहीं है। ये राज्यों में चुनाव होते हैं तब इनका गठबंधन नहीं हो पाता है। कोई जमीनी जो जिन सवालों पर ये बराबर अपनी बात रखते रहे हैं स्टूडियो बहस में, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सवाल रहा हो, राफेल का सवाल रहा हो, देश में सहिष्णुता का प्रश्न रहा हो, कोई बड़ा मुद्दा जिसको ये एक बड़े आंदोलन में बदल पाए हो, आप मुझे बता दीजिए। किसानों को लेकर के ये बराबर बोलते हैं। एक सवाल राजीव, क्या ये पानी तेल का जो संदर्भ था आपका और आरजेडी का भी जो गठबंधन था या फिर महागठबंधन था, वो पानी तेल जैसा ही था जिसका आश्रम ने देखा क्या हुआ फिर आखिर में आपका आरजेडी और कांग्रेस का? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड का एक बुरा सपना आप कह सकते हैं, और राज्य की जनता के लिए भी ये एक बड़ा छलावा साबित हुआ। उम्मीदों के साथ किसी गठजोड़ को अगर ये जनादेश मिले कि वो राज्य में सब कुछ पटरी पर लाने के लिए मिलकर काम करें और केवल एक परिवार के संपत्ति लिप्सा और उनके अहंकार की तुष्टि के लिए किसी गठबंधन का दुरुपयोग कभी हो, तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी था। मैं एक बात बस अखिलेश 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। जी राजीव, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये न संसद में कोई प्रतिरोध दर्ज कर पाए, निर्णायक अवसरों पर गठबंधन कभी दिखा नहीं, चाहे वो उपसभापति का चुनाव हो या अविश्वास प्रस्ताव का दौर हो। देश में जितने राज्यों में चुनाव हुए कोई गठजोड़ बनता नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई संघर्ष नहीं आप दिखा पा रहे हैं। तो 19 में अब तो ये चुनाव का वर्ष है, कैसा गठबंधन आप देश को दिखा पाएंगे जो गठबंधन जमीन पर है ही नहीं। आपको अपने सहयोगियों के लिए लाइन को क्लियर करना पड़ता है। क्या आप मुसलमान आरक्षण के साथ हैं जो मायावती की पार्टी है? और दूसरा राजीव रंजन बात का जवाब। पहला सवाल, क्या आप मुसलमान आरक्षण के साथ कांग्रेस खड़ी है? क्योंकि बीजेपी की लाइन है कि वो नहीं है साथ में, आपकी लाइन क्या है? देश को स्पष्ट कर दीजिए। अमीर जी, बीजेपी तो इस देश के साथ नहीं है, उसकी बात क्या करें, देशवासियों के साथ नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपने साथ है, सत्ता के साथ है। अमीर जी, अभी मैं सुन रहा था अपने राजीव जी की, रंजन जी की बात, मिस्टर इंडिया टाइप का उन्हें गठबंधन दिख रहा था। अरे जनाब, यूपीए ने 10 साल सरकार चलाई, बीच में कोई भी साथी नहीं भागा, और आप आज जो पिछले कहार बने बैठे हैं, कल तक हमारे पार्टी के 900 के जिक्र होता था कि नीतीश जी अपोजिशन के महागठबंधन के नेता बनेंगे, नेता बन सकते हैं। अचानक आप चले गए, अच्छा नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी जो है आप जा वहाँ पे भी एक बात याद दिला दे रहा हूं, कांग्रेस कभी लोगों को साथ लेकर चल पाई है। लालू जी के बेटे ने नो एंट्री के बोर्ड लगा दिया, अदरवाइज आप अभी फिर इधर चला गोपाल कृष्ण गांधी जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बोला था, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा धीरज रखने देश पर। आप तो उसके बाद भी आने के लालसा में थे। लालू जी के बेटे ने तख्ती लटका दी, नो एंट्री अंकल, नहीं तो आप तो उसके बाद भी अभी इंतजार कर रहे थे। अब ये बात अलग है कि बड़े भाई होकर चुनाव लड़ेंगे कि छोटे भाई बन के लड़ेंगे, ये आपको तय करना। जानते हैं क्या है? ये कौन से आपके सलाहकार हैं और किन लोगों की सूचनाओं पर लगती है? जो मायावती का स्टैंड है, क्या आप उसके पक्ष में खड़े हैं? मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए जवाब क्या है इसका बताइए। सुनिए जनाब, जब सरकार बनेगी हम लोग बता देंगे क्या अभी क्या स्टैंड है। सरकार बनेगी क्या? अभी क्या स्टैंड है? अभी स्टैंड क्या है? 25 में सरकार बनेगी, अभी क्या स्टैंड है? मुसलमानों का आरक्षण बनाएंगे, सरकार बनेगी तो क्या अभी क्या है? जनता आपको क्यों वोट करे? ना आप पूछ चुके? नहीं, मैंने पूछ लिया, जवाब दे दीजिए आप। हाँ, तो आप खामोशी से जवाब दे रहा हूं। आज सरकार से सवाल है, सरकार से सवाल है,
विपक्ष सर, का सवाल नहीं है। बीएसपी सरकार ये के चुनाव साथ नहीं बीच में है, मत बोलिए, प्लीज। बीएसपी को साथ प्लीज, लेना बीच में आप मत चाहते बोलिए। हैं। मैं प्लीज, कंत्राल बीच के लिए में। रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अखिलेश प्रताप सिंह, सुदीन भदौरिया और साथ ही साथ राजीव रंजन है। अखिलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको 40 सेकंड का वक्त देता हूं, जवाब क्या है आपका? शुक्रिया जी। मैं देखिए अमीश भाई, तो ये जो चुनाव होगा उस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा होगा कि जिस सरकार ने 5 साल सत्ता चलाई है उस सरकार का सबसे पहले मूल्यांकन होता है, उसको अपनी बात रखनी है और वो कैसी सरकार है, क्योंकि वो दोबारा जा रहे हैं, हमें मैंडेट दो, वो क्या कहेंगे। उसके बाद विपक्ष के कार्य योजनाएं आती हैं, तो सरकार को हिसाब देना है, हमें उसका हिसाब लेना है। आज बीजेपी के सांसद लोग अपने सर, आपका मुस्लिम आरक्षण पर जो बीएसपी का, जो बीएसपी की डिमांड है, जो बीएसपी की राय है, पॉलिटिकल प्लैंक है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ। पहला सवाल होगा कि भैया 15 लाख कब क्यों नहीं दिए? बिल्कुल वो सवाल होगा, 15 लाख राफेल, ये तमाम सवाल होंगे सर। लेकिन ये मुस्लिम आरक्षण पर आप क्या कहना चाहते हैं? या तो आप बोल दें कि इस पर हम कुछ नहीं बोलना चाहते, फिलहाल हमारे पास जवाब नहीं है, तो मैं अगला सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। मैं चौथी बार ही पूछ रहा हूँ सवाल, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो हम बताएंगे, हम जब सत्ता में आएंगे, जब चुनाव, अरे आप अनीश इतना देवगन जी, बोलते हैं भाई, बोलने नहीं देते हैं, एकदम बोलने देते हैं। भी मांग कर रहे हैं उनके गरीब लोगों अरे को मिले। आप बोलने देते हैं अमीश जी। सर, मैं तो तब से आपको बोलने दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा डिबेट में आप बोले हैं, अभी भी 2 मिनट से आप जवाब की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे। मैं मजबूरी को समझ रहा हूँ, ठीक है, आपको जनेऊ भी दिखाना है, जनेऊ भी दिखाना है और टोपी भी बरकरार रखनी है, लेकिन सुधांशु, लूटा है, ठीक है सर, जिन्होंने देश को लूटा है उसकी तो बात आप बार बार कर रहे हैं। राफेल की बात आप इस डिबेट के अंदर 9वीं बार कर चुके हैं। ओके सुधांशु, धान से लेके सुधांशु, क्या तेल पानी की बात कर आप सिर्फ जो आग इस समय महागठबंधन की जल रही है, जो लौ जल रही है, उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी वो फिर नहीं पा रहा, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण की बात करेगी बीएसपी, कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेगी, तो मुस्लिम एक तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से दलित खिसक जाएंगे। क्या करेंगे आप? अमीश जी, ये जो महागठबंधन बना है, जो अभी अखिलेश जी कह रहे हैं, तो ये बताइए, क्या इसने ये कहा है कि भाजपा से बेहतर शासन देने के लिए ला रहे हैं, या ये वादा करने जा रहा है कि 15 लाख लाने जा रहे हैं, तथाकथित 15 लाख, या ये कहने जा रहे हैं पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन लाने जा रहे हैं? इसीलिए बीजेपी महागठबंधन ये कह रहा है को कि देश को सांप्रदायिक हमसे रोकने के लिए सभी सेकुलर दल एक हो जाएं, अच्छे दिन हम तो लाएंगे, धर्मनिरपेक्षता बीजेपी को हटाना और है, सांप्रदायिकता को बीजेपी को भगाना है, अच्छे दिन को लाना है। आपने क्या कहा कर्नाटक में बीजेपी कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, इसलिए एक हो जाओ। आपने उत्तर प्रदेश में कहा सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना, एक हो जाओ। और उस सांप्रदायिक राजनीति की हकीकत यह है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में कहा मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, बसपा ने आज कहा मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। आप अल्पसंख्यकों को आरक्षण भी नहीं देने की बात करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक को कहा होता तो लिंगायत ले जाता, इसलिए सिर्फ मुस्लिमों को। ये है अखिलेश जी, अब आप रुकिए, अखिलेश जी अब आप रुकिए, मैं सुदीन भदौरिया जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपके पास। सुदीन भदौरिया, मैं ये कह रहा हूं, आप इनसे पूछिए। हम तो ये चाहते हैं कि दलितों को और पिछड़ों को मिल रहा, हम चाहते हैं कि अल्पसंख्यक और सवर्ण लोगों को, जो गरीब है, उनको भी सर, आप तो चाहते हैं 100% आरक्षण हो जाए इस देश के अंदर, लेकिन इस देश में तो कानून का राज है ना, 50% से ऊपर कोटा जा नहीं सकता। हम चाहते हैं कि दलितों को भी हो जाए, स्वर्णों को भी हो जाए और साथ ही साथ मुसलमानों को भी हो जाए। कैसे हो जाए? ये हो कैसे जाएगा? घर की खेती थोड़ी है कि हो जाएगा। आप उनके खिलाफ है, आप खिलाफ हैं। अरे सर, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ, आप देखिए, ये आप पॉलिटिकल गिमिक खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए, असल में आप मुसलमानों को आरक्षण चाहते हैं, उसके साथ स्वर्णों को पूछ की तरफ पीछे बनाकर आप रखना चाहते हैं। नहीं, कैसे हो जाएगा आरक्षण? कैसे हो जाएगा? 50% से ऊपर। बीजेपी से क्यों नहीं पूछते? अरे बीजेपी से पूछा ना, आप बीजेपी, अरे आप ही ने तो पूछा पहले भी। सुधांशु जवाब दे दीजिए, सुधांशु जवाब दे दीजिए भाई। कहा था देंगे सवर्णों को। नहीं, अगर ये भी कोशिश करेंगे 50% से ज्यादा, तो कोर्ट है इस देश के अंदर। सुधांशु 30 सेकंड जवाब दीजिए। नाम से बदल गए, सरकार सवाल विपक्ष से, सरकार से सवाल नहीं। 50% की जो सीमा है सर्वोच्च न्यायालय ने बता रखी है,
संविधान सवाल प्रदत्त आरक्षण विपक्ष है, से, इनसे सरकार से पूछिए। नहीं। हम तो उस सीमा का मोदी पूरा जी, पालन कर रहे हैं बीजेपी जिसको अधिकृत है जाएगी, उसे अच्छे दिन मिलेगा, आएगी। पर ये चलिए मुस्लिमों को चलिए क्यों ठीक है देना ठीक चाहते है हैं? ओके राजीव जो रंजन जी, ये कांग्रेस के बात बारे में है, बीजेपी जाएगी, बहुत अच्छे अच्छी दिन आएगी। अच्छे दिन आएगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 10 सेकेंड राजीव, 10 सेकेंड। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक कांग्रेस जो राग अलाप रही है, कहीं कोई स्वीकार्यता नहीं है। अगर 2019 के लिए कोई बड़ी चुनौती वो रखना चाहते हैं तो पहले ये पैनल में ही। शुक्रिया शुक्रिया सर, समय फिलहाल इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आज की बहस का छोटा सा निष्कर्ष यही है कि एक पुरानी कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो आरक्षण को देखकर तो मैं यही कह सकता हूं कि 50% की सीमा आप कुछ भी कर लीजिए, उससे ऊपर नहीं जा सकते। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।